नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक नक्शा देखने वाले हैं, पर ये देशों या सड़कों का नहीं बल्कि इंसानों का नक्शा है। दुनिया की जो लगभग 8 अरब आबादी है वो कहाँ रहती है, उन्हीं जगहों पर क्यों रहती है, और सबसे दिलचस्प, ये नक्शा भविष्य में कैसा दिखेगा। हमारे स्रोत एक पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश हैं और आज हम मिलकर इस कह सकते हैं इंसानी नक्शे के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर जमीन, कोयला, तेल को संसाधन यानी रिसोर्स कहते हैं, पर हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं कि इनमें से कोई भी चीज तब तक संसाधन है ही नहीं जब तक इंसान उसे वैसा बना ना दे। मतलब जमीन में पड़ा कोयला तो बस एक काला पत्थर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस पूरी चर्चा की नींव है। असली संसाधन तो इंसान खुद है। हम ही तो अपनी बुद्धि से, अपनी जरूरतों से, अपनी मेहनत से प्रकृति की चीजों को मूल्यवान बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मानव संसाधन ही, आप कह सकती हैं, अंतिम संसाधन है। पर क्या एक बड़ी आबादी हमेशा एक फायदा ही होती है? हम तो अक्सर जनसंख्या विस्फोट को एक समस्या की तरह सुनते हैं। क्या एक देश के लिए बहुत ज्यादा लोग होना एक बोझ नहीं बन सकता, खासतौर पर अगर स्कूल, अस्पताल और नौकरियों जैसे संसाधन सीमित हों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर संख्या और गुणवत्ता का फर्क समझना होगा। बात सिर्फ लोगों की गिनती की नहीं है। एक स्वस्थ, पढ़ी लिखी और हुनरमंद आबादी ही देश की असली ताकत होती है, जिसे आजकल ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी भी कहते हैं। अच्छा। अगर आपके पास करोड़ों लोग हैं लेकिन वो मान लीजिए अस्वस्थ हैं या अशिक्षित हैं, तो वो आबादी बोझ बन सकती है। लेकिन अगर आप उन पर निवेश करें तो वही आबादी देश की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। यानी सरकार का काम सिर्फ गिनती करना नहीं है, बल्कि लोगों की काबिलियत को बढ़ाना है। बिल्कुल। जैसे हमारे स्रोत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का जिक्र है। 2015 में इसे इसी मकसद से शुरू किया गया था कि देश के करोड़ों युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। ये मानव पूंजी में सीधे निवेश का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि लोग ही असली संसाधन हैं। अब उस नक्शे पर वापस आते हैं। दुनिया की 90% से ज्यादा आबादी सिर्फ 30% जमीन पर रहती है। ये आंकड़ा तो सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। मतलब धरती का ज्यादातर हिस्सा लगभग खाली है। हाँ, और ये असमानता चौंकाने वाली है। आप कल्पना कीजिए, दुनिया के 100 में से 90 लोग एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो कमरे के सिर्फ 1/3 हिस्से के बराबर है। और बाकी का 2/3 कमरा खाली है। लगभग खाली। कुछ इलाके जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप का बड़ा हिस्सा और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, ये बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ सहारा जैसा विशाल रेगिस्तान या साइबेरिया के बर्फीले मैदान, वहां लगभग कोई नहीं रहता। और महाद्वीपों के स्तर पर भी ये बंटवारा ऐसा ही है। हाँ, और भी ज्यादा केंद्रित। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी सिर्फ 2 महाद्वीपों में रहती है। एशिया और अफ्रीका? बिल्कुल, एशिया और अफ्रीका। और अगर हम देशों को देखें तो दुनिया के 60% लोग सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या है और ये हमें क्या बताता है? पॉपुलेशन डेंसिटी सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। कल्पना कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं। अगर एक बड़े से हॉल में सिर्फ 10 लोग हैं तो वो लो डेंसिटी है। हाँ, आराम से घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर उतने ही बड़े हॉल में 500 लोग भर दिए जाएं, तो वो हाई डेंसिटी है, जहां हिलना भी मुश्किल होगा। बस इसी तरह हम देशों को नापते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में औसतन कितने लोग रह रहे हैं। तो इस पैमाने पर दुनिया और भारत कहाँ खड़े हैं? पूरी दुनिया का औसत घनत्व करीबन 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 51? हाँ, यानी पूरी धरती के हर एक वर्ग किलोमीटर के टुकड़े पर औसतन 51 लोग। लेकिन भारत का औसत, जैसा कि स्रोत बताते हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382? ये तो दुनिया के औसत से 7 गुना से भी ज्यादा है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जमीन पर दबाव कितना ज्यादा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ऐसा क्यों है? आखिर क्यों कुछ जगहों पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह लोग रहते हैं और कुछ जगहों पर मीलों तक सन्नाटा पसरा है? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई चीजों का एक, कह सकते हैं, कॉकटेल काम करता है। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है भौगोलिक, यानी जमीन और मौसम से जुड़े कारण, और दूसरे हैं सामाजिक आर्थिक कारण।
पहले भौगोलिक कारणों की बात करते हैं। जाहिर है इंसान वहीं रहेगा जहां रहना आसान हो। बिल्कुल। हजारों सालों से इंसान ने 3-4 चीजें ही तो मांगी है। खेती के लिए समतल और उपजाऊ जमीन, पीने और सिंचाई के लिए साफ पानी। और रहने लायक मौसम। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया की ज्यादातर घनी आबादी गंगा के मैदान, चीन की वांगे नदी घाटी या मिस्र की नील नदी घाटी जैसी जगहों पर है। लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या बेहद गर्म और ठंडे रेगिस्तानों से हमेशा बचते रहे हैं। और खनिजों का भी इसमें रोल है। हाँ, जरूर। जहां खनिज मिले, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हीरे या मध्य पूर्व में तेल, वहां भी लोगों की बस्तियां बस गईं। लेकिन ये तो हुई पारंपरिक बात। आज की दुनिया में तो तकनीक ने भूगोल के नियमों को काफी हद तक बदल दिया है ना? बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। यही आज की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। हाँ, पानी और उपजाऊ जमीन जैसी चीजें लोगों को खींचती हैं। ये हजारों सालों से सच है। लेकिन आज की दुनिया में तकनीक इस भूगोल को चुनौती दे रही है। जैसे दुबई या इजराइल जैसे देशों को देखिए, वहां पानी की भारी कमी है, जमीन रेगिस्तानी है, फिर भी वो आर्थिक पावर हाउस है। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया, रेगिस्तान में खेती की। इसका मतलब है कि अब सामाजिक और आर्थिक कारण शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। निश्चित रूप से आज लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। क्यों? बेहतर घर, अच्छे स्कूल, बढ़िया अस्पताल। बिल्कुल, ये सामाजिक सुविधाएं हैं। स्रोत में पुणे शहर का उदाहरण दिया गया है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र बन गया है। फिर सांस्कृतिक कारण भी हैं। वाराणसी, यरूशलेम या वेटिकन सिटी जैसे धार्मिक महत्व के स्थान हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं। और सबसे बड़ा चुंबक शायद नौकरियां हैं। हाँ, आर्थिक कारक आज शायद सबसे ताकतवर हैं। जहां उद्योग हैं, जहां कंपनियां हैं, जहां रोजगार के मौके हैं, लोग वहीं जाएंगे। जापान का ओसाका हो या भारत की मुंबई, ये शहर इसीलिए लोगों से भरे पड़े हैं। और ये एक तरह का चक्र बन जाता है ना? हाँ, एक तरह का पॉपुलेशन मैग्नेट बन जाता है। नौकरियां लोगों को खींचती हैं और ज्यादा लोग आने से और ज्यादा सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जिससे और नौकरियां बनती हैं। तो हमने ये समझ लिया कि लोग कहाँ और क्यों बसते हैं। लेकिन ये तस्वीर पत्थर की लकीर नहीं है। ये नक्शा हर सेकंड बदल रहा है। किसी जगह की आबादी कम हो रही है तो किसी की तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? इस बदलाव की कहानी बहुत नाटकीय है। स्रोत बताते हैं कि 1800 के दशक तक दुनिया की आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन फिर जो हुआ उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अच्छा। आंकड़े देखिए, 1804 में हम 1 अरब हुए। अगला 1 अरब जुड़ने में 100 साल से ज्यादा लगे, लेकिन उसके बाद रफ्तार देखिए। 1959 में हम 3 अरब पर पहुंचे और उसके सिर्फ 40 साल बाद 1999 में ये आबादी दोगुनी होकर 6 अरब हो गई। 40 साल में दोगुनी? ये रफ्तार तो किसी सुपरसोनिक जेट जैसी लगती है। ऐसा क्या हुआ अचानक? 2 बड़ी वजहें थीं। विज्ञान और चिकित्सा में तरक्की, बेहतर खाना मिलने लगा और बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां आ गईं। तो मृत्यु दर कम हो गई? तेजी से घट गई। लोग अब ज्यादा जीने लगे, बच्चे कम मरने लगे, लेकिन जन्म दर मतलब बर्थ रेट उतनी ही बनी रही। तो सोचिए, हर साल मरने वालों की संख्या कम हो गई, पर पैदा होने वालों की संख्या उतनी ही रही। इसी अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ये तो हुआ प्राकृतिक बदलाव, लेकिन लोग एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाते हैं, उसका भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, इसे प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं, और ये आबादी बदलने का दूसरा बड़ा जरिया है। जब लोग अपना देश छोड़कर किसी और देश में बसने चले जाते हैं तो उन्हें उत्प्रवासी यानी एमिग्रेंट्स कहते हैं। और जिस नए देश में वो आते हैं वहां उन्हें आप्रवासी इमिग्रेंट्स कहा जाता है। हाँ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं आप्रवासियों से बना है। वहीं दूसरी ओर युद्ध या आर्थिक संकट के कारण सूडान जैसे देशों से लाखों लोग बाहर चले गए, जिससे वहां की आबादी कम हो गई। तो हमारे सामने अब एक पहेली है। स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है बांग्लादेश और जापान। दोनों दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से हैं, लेकिन एक विकासशील है और दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। अगर सिर्फ घनत्व ही सब कुछ होता तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए था। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। आबादी सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक क्षमता है।
इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि उनकी बनावट को समझना होगा। इसे जनसंख्या संरचना या पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। मतलब उस देश में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें, कितने बच्चे हैं, कितने जवान, कितने बूढ़े। बिल्कुल, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और वो क्या काम करते हैं, ये सब। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक बहुत ही मजेदार ग्राफिकल तरीका है जिसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। यह किसी देश की आबादी का एक्सरे जैसा है, एक बार में ही देश की पूरी कहानी बता देता है। तो चलिए जासूस बनकर इन पिरामिडों के जरिए 3 अलग-अलग देशों की कहानी पढ़ते हैं, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। जरूर। सबसे पहले केन्या का पिरामिड देखते हैं। इसका निचला हिस्सा यानी आधार बहुत चौड़ा है और ये ऊपर जाते जाते तेजी से नुकीला हो जाता है, एक क्लासिक पिरामिड की तरह। ये चौड़ा आधार बताता है कि वहां बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, मतलब हाई बर्थ रेट। लेकिन इसका तेजी से पतला होना ये भी बताता है कि मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत से बच्चे पढ़े नहीं हो पाते। हाँ, और बहुत कम लोग बुढ़ापे तक पहुंचते हैं। ये एक युवा लेकिन संघर्ष कर रहे समाज की तस्वीर है। अब भारत की बात करते हैं। हमारा पिरामिड कैसा दिखता है? भारत का पिरामिड भी नीचे से चौड़ा है, लेकिन ये केन्या जितना नुकीला नहीं है। ये बीच में ज्यादा फूला हुआ है। अच्छा। इसका चौड़ा आधार बताता है कि हमारे यहाँ भी युवा आबादी बहुत है, लेकिन इसका फूला हुआ मध्य भाग ये दिखाता है कि हमारी मृत्यु दर कम हो रही है। ज्यादा बच्चे अब जवान हो रहे हैं और काम करने वाली उम्र में पहुंच रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ये जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कामकाजी आबादी है, जो अगर सही दिशा में लगे तो देश को बहुत आगे ले जा सकती है। यह एक अवसर भी है और एक चुनौती भी। अवसर और चुनौती मतलब इन युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा और नौकरियां पैदा करनी होंगी, वरना यही ताकत बोझ बन जाएगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अब तीसरा पिरामिड देखते हैं, जापान का। यह पिरामिड लगभग उल्टा है। उल्टा? हाँ, इसका आधार संकरा है और ऊपरी हिस्सा चौड़ा। संकरा आधार यानी जन्म दर बहुत कम है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और चौड़ा ऊपरी हिस्सा यानी लोग बहुत लंबा जी रहे हैं, बूढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एक विकसित लेकिन बूढ़े हो रहे समाज की कहानी है। भविष्य की चुनौतियों का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम जान सकते हैं कि किस देश को ज्यादा स्कूल बनाने की जरूरत है और किसे ज्यादा रिटायरमेंट होम्स, किस देश को नौकरियां पैदा करने पे ध्यान देना होगा और किसे अपनी घटती वर्कफोर्स की चिंता करनी होगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि किसी भी देश की असली दौलत जमीन के नीचे नहीं बल्कि उसके लोगों के दिमाग और हुनर में होती है। आबादी का घनत्व या संख्या उतनी मायने नहीं रखती जितना उसकी गुणवत्ता और संरचना रखती है। एकदम सही। और जैसा कि स्रोत कहते हैं, एक कुशल, उत्साही और सकारात्मक सोच वाली युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होती है। इस मामले में भारत बहुत भाग्यशाली है। बस जरूरत है कि हम अपनी इस युवा शक्ति को सही शिक्षा, सही हुनर और सही मौके दें, ताकि वे न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का भविष्य संवार सकें। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, जरा सोचिए उन 2 समाजों में क्या फर्क होगा जिनकी कहानी हमने पिरामिड में देखी। एक समाज जहां 15 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा हैं और दूसरा समाज जहां 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग बहुत ज्यादा हैं। इन दोनों देशों को किस तरह के स्कूलों, पेंशन योजनाओं, खिलौनों, अस्पतालों और कामगारों की जरूरत होगी, उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और सबसे बड़े अवसर क्या होंगे, सोचिएगा जरूर।